क्या हो अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो और उसे पता चले ये बच्चा नहीं शैतान है। सुन करके कितना भयानक लगता है। तो ज़रा सोचिए जिसके घर में कभी ये घटना घटी होगी, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। उस समय उनके लिए कितना भयानक रहा होगा। तो आइए ले चलता हूं एक ऐसी सच्ची घटना पर। ये बात है दशक 1970 से 75 के आसपास की। कानपुर शहर में जो कैंट एरिया है, उस कैंटोनमेंट एरिया में एक बंगलो था। उस बंगलो का नाम था 32 नंबर बंगलो। शुद्ध हिंदी की भाषा में लोग उसे 32 नंबर बंगला कहते थे। ज़्यादातर पुराने ब्रिटिश क्वार्टर्स हुआ करते थे और उन्हीं ब्रिटिश बंगलोज़ के लिए कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे। अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उन बंगलोज़ में उस समय के कुछ पूंजीपतियों ने अपना निवास बना लिया था और वहीं पर कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स बन गए थे। तो शुरुआती दौर में लोगों ने वहीं से रहना खाना पीना शुरू करा। ये जो 32 नंबर बंगलो है, कानपुर शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। एक बहुत बड़ा मशहूर क्लब है कानपुर क्लब, उसके जस्ट बगल के एरिया में बना हुआ है। तो कहानी की शुरुआत करते हुए ये बताता हूँ मैं। एक घर था, एक महिला थी, बहुत लड़ने झड़ने वाली थी। तो इसलिए आसपास के लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने उस लेडी का नाम छप्पन छुरी रख दिया था। तो ये उसी परिवार की कहानी है। उस परिवार में रहने वाला जो पुरुष था, उसको एक नाम दे देते हैं रमेश का। तो रमेश की वाइफ को एक दिन बच्चा पैदा हुआ और घर में एकदम खुशियों का माहौल था, जैसा जनरली सबके यहाँ होता है। लोग बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था। अब परिवार में था रमेश, रमेश की वाइफ, रमेश के माताजी, रमेश के पिताजी और एक बहन जिसकी शादी नहीं हुई थी। बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, मोहल्ले वालों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी रमेश के परिवार को। एक दो दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन अचानक रात में रमेश की जो वाइफ है वो चिल्ला करके उठती है कि किसी ने मेरी गर्दन दबा दी है। सब लोग दौड़ करके अंदर आ जाते हैं और जो लोग पुराने मकानों में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे पहले के टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड में ज़्यादातर, वो हमेशा उनमें एक कमरा होता था पीछे की तरफ, उसमें एक खिड़की और एक दरवाज़ा, उसी के साथ में एक वरांडा और फिर एक थोड़ा सा आंगन दे देते थे और अंदर एक छोटा सा वॉशरूम और एक छोटा सा किचन। तो अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि उसकी वाइफ अंदर वाले कमरे में खाट पर लेटी थी बच्चे को लेकर के। उस कमरे से ठीक बाहर रमेश, उसकी माता, उसके पिताजी और उसकी बहन सो रहे थे। तो जब ये रात में चिल्लाई है तो ये सब लोग परिवार उठ करके अंदर गया है और जब ये अंदर पहुंचा है तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो उस लेडी ने बोला, रमेश की पत्नी ने बोला कि किसी ने बहुत जोर से मेरी गर्दन दबाई है। तो सब लोग उसको ये समझाते हैं कि बुरा सपना है, इस दौरान में बहुत सारे बुरे सपने आते हैं, तो आप लोग मतलब आप इस बात को लेकर के डरिए मत और सो जाइए। तो खैर उसे समझा बुझा करके सुला दिया गया और वो सो जाती है। खैर सुबह होती है, दिन की दिनचर्या शुरू होती है, सारे काम लोग करते हैं और फिर रात होती है। रात होती है तो फिर वही मंजर, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास वो जो रमेश की पत्नी है वो फिर चिल्लाती है कि किसी ने मेरी गर्दन दबाई है बहुत कस करके। तो घर वाले फिर आते हैं, उसको बोलते हैं अरे तुम्हारा वहम है और तुम सो जाओ। तो रमेश अपनी बहन को बोलता है कि तुम भाभी के पास ही लेट जाओ नीचे, यहाँ ज़मीन में बिछा करके दरी को। तो उसकी बहन वहीं लेट जाती है। फिर सुबह होती है। तो जब सुबह होती है तो भाभी जो है अपनी ननद को बोलती है
कि तुमने किसी को देखा मेरी गर्दन दबाते हुए, या तुम्हें ऐसा कुछ लगा? तो उसने बोला, नहीं भाभी, मैं तो सो गई थी और कुछ नहीं हुआ, आपका वहम होगा। पर रमेश की पत्नी अपनी ननद को ये बोलती है, रमेश की बहन को, कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पहले दिन तो हो सकता है कि मुझे सपना रहा हो, लेकिन यहाँ दूसरी बार भी हुआ है। तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये विनती करती हूँ कि तुम आज जब यहाँ रात में सोना, मेरे पास ही सोना, और एक बार देखना ज़रूर कि क्या होता है रात में। क्योंकि पता नहीं मुझे कैसे लगता है कि इस बच्चे को मैं ऊपर नीचे लिटालती हूँ बगल में, तो ये मेरे ऊपर आ जाता है। जाहिर सी बात है कि जो एक बच्चा जो 5-6 दिन का है, 8-10 दिन का है, उसके लिए बड़ी मुश्किल सी बात है कि अपने माँ के पेट पर चढ़ जाए। तो ननद कहती है, भाभी आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बगल में लेट जाती हूँ। ठीक है, रात होती है और उसकी बहन रमेश की वहाँ पर लेट जाती है। तो रात में वही करीबन 2-2:30 बजे के आसपास की बात है, उसकी भाभी जो है एकदम से चिल्ला करके उठती है कि ये बच्चा मेरी गर्दन दबा रहा है। तो वैसे ही उसकी जो ननद होती है वो उठ जाती है, उसकी बहन रमेश की। रमेश और उसका परिवार फिर से अंदर आता है और वो समझाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ये भी तो बिटिया भी तो यहीं लेटी हुई है तुम्हारे बगल में ही। तो वो लोग बिटिया से पूछते हैं, अरे कुछ तुमको दिखा क्या? तो बिटिया बोलती, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो भाभी को लगता है कि हाँ भाई, शायद मेरा वहम होगा, मुझे वीकनेस है, कमजोरी है। और इस दौरान जैसा लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऊटपटांग सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, वो फिर लेट जाती है। दूसरे दिन की जब दिनचर्या स्टार्ट होती है तो वो बहन अपने भाई को बुलाती है और उससे कहती है, भैया भाभी जो कह रही थी वो सही है, क्योंकि कल रात मैंने भी जो बच्चा है गोद में, जो नया बच्चा है, उसको मैंने भैया रात में अपने हाथों आंखों से देखा कि वो जब भाभी एकदम गहरी नींद में सो रही होती हैं तो उसका हाथ भैया चादर के अंदर से निकल करके बड़ा हो जाता है और वो भाभी की गर्दन तक जाता है, और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो जो रमेश होता है अपनी बहन को कहता है, अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? तो उसकी बहन रमेश को बोलती है कि भैया आपकी कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो रमेश उसे समझाता है कि देखो बिटिया, किसी से इस बात का जिक्र मत करना, ठीक है? आज मैं भी जो है वहीं पर तुम्हारे पास में ज़मीन पर बिस्तर बिछा करके सोऊंगा, और फिर मैं और तुम दोनों देखेंगे। जब तक मैं इस बात पर अपनी आंख से नहीं देख लूँगा, मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगा। तो फिर रात होती है और रमेश अपनी बहन के पास में ही वहीं बिस्तर ज़मीन पर बिछा करके लेट जाता है। तो इस बार थोड़ी उसकी जो वाइफ होती है रमेश की, थोड़ा इत्मीनान से सोती है। उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति भी यहीं पर सो रहा है, तो कोई बात नहीं है। लगभग वही समय 1:30 से 1:45-2 बजे के आसपास का, जब लोगों को बहुत गहरी नींद लग रही होती है, चादर के अंदर से हल्की सी हलचल होती है। रमेश की नज़र उस चादर पर पड़ती है और वो देखता है कि हलचल हो रही है, और धीमे धीमे हाथ जैसा कोई चीज़ है जो मूव कर रही है, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे चादर के अंदर से कोई सांप मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे हाथ मूव कर रहा होता है, वैसे ही इससे पहले कि वो हाथ चादर से बाहर निकल पाता, रमेश ने अपने पास जो पानी का ग्लास भर के रखते हैं लोग रात में पीने के लिए, वो गिरा देता है और उससे आवाज होती है। जब वो आवाज होती है तो वो मूवमेंट बंद हो जाता है, और इसके बाद में रमेश उठ करके बैठ जाता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। इस वजह से उस रात कोई घटना नहीं घटती है। सुबह रमेश अपने माता पिता को ये बात बताता है कि जो ये कह रही थी उसकी धर्मपत्नी वो सही है, और कोई और उसकी गर्दन सपने में नहीं दबाता है, ये बच्चा ही है जो रात में उसकी गर्दन को दबाता है। बिटिया ने अपनी आंख से देखा, और उस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने भी आज रात में ये देखा है कि चादर से कोई मूवमेंट होती है, और ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे का हाथ बड़ा हो रहा हो। तो जब माता पिता, रमेश और उसकी बहन इस पर सारी चर्चाएं करते हैं,
उनका आपस में ये निष्कर्ष, ये डिसीजन निकलता है कि पास में ही एक और घर है जहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उस एरिए में सर्वमान्य नेता के तौर पे भी वो काफ़ी एक्टिव थे और पॉलिटिकली भी एक्टिव थे और काफ़ी बड़े थे, पूजा पाठ करते थे। तो ये पूरा परिवार उन पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को सारी घटना विस्तार से बताता है। पंडित जी ये सलाह इस परिवार को देते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने जो देखा उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें ये काम कर सकते हैं कि हम आज बैठेंगे और आज बैठ करके मैं खुद इस बात को देखूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो पंडित जी जो है रात में वहीं पर इनके घर पर लेटते हैं, आंगन में ही। ये परिवार बात कर रहा होता है, फिर 12 साढ़े 12 होता है, सब लोग लेट जाते हैं। लेट जाते हैं तो रमेश कहता है कि जब ये सिचुएशन ऐसी लगेगी तो मैं पंडित जी खांस दूंगा हल्का सा, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा हलचल हो रहा है, तो आप चुपचाप से आकर के देख लीजिएगा। तो पंडित जी ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं चुपचाप से आकर के देख लूँगा, उसके बाद जो करना होगा वो हम लोग इस पर निष्कर्ष या निर्णय लेंगे कि करना क्या है। वही करीबन 2-2:30 बजे के आसपास की बात है और जब ये घटना फिर से होती है, चादर के अंदर से हलचल होती है, रमेश धीमे से खांसता है, तो पंडित जी को ये आइडिया लग जाता है कि रमेश ने मूवमेंट देख ली है और पंडित जी धीमे से आकर के दरवाजे के पास से झांक करके देखते हैं तो उनको चादर के अंदर से वो मूवमेंट दिखती है कि हाँ कोई चीज़ चादर के अंदर से निकलने का प्रयास कर रही है। उसी वक्त रमेश जो है उठने की कोशिश करता है तो पंडित जी उसे हाथ से इशारा करते हैं कि रमेश रुक जाओ। पंडित जी धीमे से बाहर आते हैं और आवाज देते हैं, अरे रमेश सो गए क्या, मुझे जाना है बाहर। तो वो हाथ वापस मूवमेंट करके अंदर आ जाता है। तो रमेश अंदर से आवाज देता है, हाँ हाँ पंडित जी मैं आ रहा हूं, चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से पंडित जी बाहर चले आते हैं। उस रात भी कोई ऐसी क्या कहते हैं गर्दन दबाने वाली घटना नहीं होती है और उसकी वाइफ आराम से सोती है। ये ऐसा सबको लग रहा होता है कि हर कोई आराम से सो रहा है, लेकिन हकीकत ये कि कोई आराम से नहीं सो रहा होता है। बस एक दूसरे को परेशानी ना हो इस वजह से लोग अपने भय पर काबू करने का प्रयास करते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि सब अंदर से डरे हुए हैं। हकीकत ये थी कि हर आदमी अंदर से बहुत डरा हुआ था। फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है तो पंडित जी आसपास के कुछ लोगों को ये बात अपने घर पर बुलाते हैं और बताते हैं कि इस परिवार की ये समस्या है। तो उस दिन पंडित जी सबको ये डिसीजन देते हैं कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि इस बच्चे को गंगा जी में हम लोग छोड़ करके आएंगे और इस तरीके से नहीं, क्योंकि अभी भी हमको एक मौका और चाहिए। हम पहले ये तय कर लेंगे कि ये बच्चे का ही हाथ है या कुछ और तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि बच्चे का फायदा उठा करके कोई इविल स्पिरिट जो है मूवमेंट कर रही है। क्योंकि जनरली शायद पुराने लोगों में ये कहावत है और आज भी लोग समझते होंगे, जानते होंगे। ऐसा कहा जाता था कि जब महिला जो लेडी होती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बहुत संभाल करके रखा जाता है, बहुत सुरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के बाद भी छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। अब ये दंत कथाएं हैं, सच्चाई है ये नहीं पता, कितनी सच्चाई है इसमें ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लोगों का मान्यता है और आज भी लोग इस बात को लेकर के इस पर भरोसा करते हैं। इसलिए नवजात शिशु को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। तो खैर आइए लौट के आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। तो फिर ये चर्चा होती है कि मोहल्ले के जो भी उस क्षेत्र के जो 7-8 लोग 10 लोग जो भी हैं, जो निडर हैं, जिनको डर नहीं लगता, क्योंकि सुनते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सामने जाने में बहुत सारा लोगों को डर लगता है और लोग सामने नहीं आते हैं कुछ करने के लिए। तो ऐसे लोग जिनको सारी स्थिति और परिस्थिति बता दी गई थी, तो उसमें से 6-7 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये हिम्मत बंधाई, ये साथ दिया कि ठीक है हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, डरने की कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, निपट लिया जाएगा। तो इस भरोसे के साथ में सब लोग क्या करते हैं कि रात में यहाँ पर बैठते हैं और ये होता है कि चलो देखेंगे। अब गाहे बगाहे ये मानिए कि ये जो खबर है, पहले क्या होता था कि लोग थोड़ा दूर दूर रहते थे, तो ये खबर कानपुर क्लब के सर्वेंट क्वार्टर्स तक भी आई।
तो जो कानपुर क्लब के ब्रिटिश पीरियड में सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे और जो बंगलोज बने हुए थे, उसमें से मेरी जानकारी के अनुसार 2 लोग या 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस समय इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया था। तो ये 3 लोग भी यहां से उस रात की घटना में उस बच्चे को, जो डिसाइड हुआ था कि हम देखेंगे, उसके बाद अगर ऐसा लगता है तो इसे गंगा जी लेकर के जाएंगे, पहले ये देख लें कि ये किसी शैतानी ताकत की हरकत है या बच्चा ही अपने आप में शैतान है। तो रात में सब लोग वहां पर उनके घर पर इकट्ठा होते हैं और उसी आंगन में सब लोग बैठ के बातचीत करते हैं और रमेश की पत्नी अपने बच्चे को लेकर के अंदर जाकर के लेट जाती है। रमेश भी धीमे से उठ करके अपनी बहन के साथ में चटाई बिछा करके जमीन पर लेट जाता है। जाने से पहले पंडित जी ने यह कहा था कि जब तुम वेट करना इस चीज का, और जैसे ही तुम्हें मूवमेंट लगे और तुम्हें यह लगे कि बच्चे का हाथ ही है, तो तुम तुरंत उस हाथ को पकड़ लेना और हम लोग आ जाएंगे। खैर, रमेश इंतजार करता है। 3:30 बजे से पहले की बात है, वही समय लगभग 2, सवा 2, 1:30 बजे के आसपास का। अच्छा, ये 2 बजे की कैलकुलेशन मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली पहले क्या होता था कि घरों में वो हमेशा घंटे वाला घड़ियाल होता था। वो घंटा जब बजता था तो आवाज आती थी। चर्च, कानपुर क्लब के ठीक सामने एक चर्च बना हुआ है, वहां पर एक घड़ी लगी हुई थी, या शायद वहां पर घंटा बजता था। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं इस बात की याद है कि मुझे क्या स्टोरी बताई गई थी, लेकिन वो घंटा था या चर्च का घंटा था या घंटी थी जो बोलती थी। तो अच्छा, उस समय एक और भी चीज थी कि वहां से उस समय जब बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, तो जो सेंट्रल स्टेशन है वो वहां से बहुत पास है। तो अक्सर जो 2 बजे 1:30 बजे के आसपास की ट्रेनें जो थी, उनका टाइम फिक्स हुआ करता था। तो उनके भी जयपुरिया क्रॉसिंग से लेकर के मरी कंपनी पुल एक जगह है और जयपुरिया स्कूल की एक क्रॉसिंग है, वहां उस क्रॉसिंग से जब वो गुजरती थी तो हॉर्न देते हुए गुजरती थी। अब ज्यादातर उस समय जो है वो कोयले वाले इंजन हुआ करते थे, तो वो आवाज करते थे, बहुत भाप वाले से इंजन कहते हैं, तो वो आवाज करते थे। तो उस आवाज से भी लोगों को आभास होता था कि ये गाड़ी इतने समय निकलती है, तो ये लगभग समय हो रहा होगा। तो इसी समय की बात है कि इससे लोगों को आइडिया लग जाता था। तो जब खैर हम वापस लौट के अपनी कहानी पर आते हैं और फिर जब ये सब रमेश अपनी वाइफ को लिटाल करके खुद लेट जाता है और अपनी बहन के पास में बहन को बोलता है तुम भी लेट जाओ, तो सब लोग जब लेट जाते हैं धीमे धीमे करके, वही 2-2:30 बजे के आसपास का समय होता है। उस समय अचानक से रमेश इस बात पे गौर करता है कि फिर से चादर के अंदर से हलचल हो रही है। और जब वो हलचल होती है तो रमेश देखता है कि धीमे 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 कोई हाथ जैसी चीज जो है वो उसकी बीवी की गर्दन तक बढ़ रही है। और जैसे ही वो हाथ उसकी बीवी की गर्दन पर जाता है, तुरंत रमेश क्या करता है, वो दौड़ करके एकदम से उस हाथ को पकड़ लेता है और चिल्लाता है। तब तक पंडित जी और बाकी के सारे लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो सब देख करके बड़े एकदम डर से जाते हैं। एकदम भयानक दृश्य होता है। उस बच्चे का हाथ अपने दूसरे हाथ से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो गर्दन तक पहुंच जाए, और वो देखने में उसकी खालों में, उसकी स्किन पर कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन वो हाथ जो है वो गर्दन तक था। और गर्दन तक आप अंदाजा लगाइए कि एक नया बच्चा जो अभी सिर्फ जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उस बच्चे का हाथ जो बगल में लेटा है उसकी अपनी मां की गर्दन तक है, और वो एक नॉर्मल बच्चे के साइज से बड़ा हाथ लग रहा है। वो प्रतीत हो रहा है कि बड़ा साइज है। और जब जैसे ही रमेश ने इसको पकड़ा और ये लोग अंदर आए, उस समय जो लोगों ने वो घटना देखी उनका ये कहना है कि वो बच्चा रमेश का नाम लेकर के कहता है, रमेश तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना आज तो मैं इसके प्राण ले लेता। मुझे भूख है इसके प्राणों की, मैं इसके प्राण ले लेता। तब तक बाकी के लोग भी जो है इस बात को देख करके अंदर से डर गए थे, लेकिन कोई अपना डर शो नहीं कर रहा था। सब लोगों ने फटाफट उस बच्चे को चादर में लपेटा। लपेटने के बाद पंडित जी ने निष्कर्ष करा, बोले हम कल और परसों का वेट नहीं करेंगे, हम लोग इसे आज ही लेके जाएंगे, गंगा जी में बहा देंगे। और उस समय की जो बात है, इस सारी घटनाओं को होते होते 3:30 बजे के आसपास की बात है, भोर होने वाली थी। और उस काल में क्या होता था कि पहले बहुत सारी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी लोगों के पास, तो लोग पैदल ही जाया करते थे। तो उस बच्चे को ये लोग वहां से लेके निपटे हैं और उन्होंने बच्चे को चादर में लपेटा है, पूरा मुंह कवर करा है उसका,
ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो इंसानी बच्चा नहीं है, वो कुछ और ही है जो उनके घर में बच्चे के माध्यम से आ गया है। उस बच्चे को रमेश को दिया गया है। रमेश ने चादर पे उसको दोनों हाथों में पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब रमेश चलना शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद रास्ते में चल करके रमेश ने बोला, पंडित जी इसका वजन बढ़ रहा है और इसका साइज बढ़ रहा है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको उठा पाना। ये नए बच्चे का मतलब ये नवजात शिशु का वजन नहीं है, ये तो लगभग 8-10 किलो का हो गया है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, एक आदमी को बगल में और लगाया जाता है, जो साथ में जो 10-12 लोग जा रहे थे उसमें से एक आदमी और बगल में आकर के हाथ लगाता है। तो अब बच्चे को रमेश और रमेश के साथ में चल रहे व्यक्ति ने दोनों ने मिल के उठाया हुआ था। ये थोड़ा और जब ये लोग डिस्टेंस तय करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आदमी भी कहता है कि अरे इसका तो वजन अभी और बढ़ रहा है। तो आप यकीन मानिए इस चीज के लिए कि एक साथ 4 आदमी मिलकर के उस नवजात शिशु को लेके चल रहे थे। जब घर से निकले थे तो वो एक नवजात शिशु था, लेकिन जब तक ये गंगा जी के घाट तक ये लोग पहुंचे हैं तो ऐसा बताते हैं लोग कि उसकी हाइट लगभग 5.25 फीट के आसपास हो गई थी और उसका वजन लगभग 100 किलो से ज्यादा था। अब ये कैलकुलेशंस कितनी सही है, कितना लोगों ने ऐड करा है मुझे नहीं पता, लेकिन हां ऐसा बताने वाले लोगों की कहानियां सिमिलर हैं। जो लोग वहां पर गए थे सबकी सिमिलर कहानियां हैं, सबने लगभग एक जैसी ही बात कही, किसी ने 5 फीट किसी ने 7 फीट। लेकिन हां उस बच्चे का साइज बढ़ गया था, यह बात पर मैं यकीन कर सकता हूं, क्योंकि ये सबका कहना था, वजन बढ़ गया था। उसके बाद जब ये लोग गंगा जी के पास पर पहुंचने वाले होते हैं तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने पुराने टाइम में गंगा जी को देखा होगा, उन सबको पता होगा कि पहले टीले हुआ करते थे, हाइट पे गंगा जी हुआ करती थी, बालू हुआ करती थी, बालू के टीले होते थे और उसके बाद नीचे से ढाल करके जाना होता था, उसमें गंगा जी होती थी। तो घाट पर जब पहुंचे हैं तो पंडित जी ने फिर सबको धीमे से ये बोला कि भाई देखो ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसको गंगा जी के अंदर जाकर के छोड़ना चाहिए, इसको हम लोगों को हाइट पर रख करके इस तरीके से धक्का देना चाहिए कि ये गंगा जी के अंदर चला जाए। सब लोगों को लगता है कि पंडित जी की बात पे भरोसा करना चाहिए और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर एक टीला ऐसा ढूंढते हैं जो एकदम गंगा जी एकदम नीचे होती है, तो उस टीले के पास से ले जाकर के वहां उसको लिटाला जाता है और फिर 2-4 लोग मिलकर के कस के उसे लात मारते हैं। और जब लात मारते हैं तो वो एकदम लुढ़कते हुए पलटते हुए 2 बार की पलट में ही वो इतनी स्पीडली नीचे गिरता है कि वो गंगा जी के अंदर चला जाता है। अब गंगा जी के अंदर जाने के बाद में पंडित जी कहते हैं कि कोई पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा और सब एक साथ भागेंगे। और फिर सब ये लोग भागते हुए घर पर आते हैं। तब तक सुबह का जो है 4:30 पौने 5 बज चुका होता है, हल्का हल्का उजाला भी हो गया होता है। और जब घर पहुंचते हैं तो सब नहाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इस प्रकार से ये लोग इससे अपनी जान छुड़ाते हैं। अब ये सोचने वाली बात इसमें एक ये आती है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि हिंदू सभ्यता में, हिंदू मान्यताओं में जो पंडित जी का कहना था उस काल में कि ऐसा था कि कोई भी ऐसी एविल स्पिरिट जो है, जो एक बार गंगा जी में चली जाती है, गंगा जी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो उस एविल स्पिरिट को बाहर नहीं आने देती, वो अपने अंदर ही समा लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि पंडित जी ने ये कहा था कि हम इसे ले जाकर के गंगा जी के पास ही समर्पित कर देंगे, जिससे कि इस एविल स्पिरिट जो भी है, ह्यूमन तो नहीं था, ये बात तो तय हो गई थी, तो वो जो भी है वो गंगा जी से वापस बाहर नहीं आ पाएगी। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो आखिर था कौन, कहां से आया। तो इस कहानी के बारे में जब सारी चीजें, माहौल नॉर्मल हो गया था, कई दिन गुजर गए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया। जब ये लोग भाग रहे थे तो भी उस जो नवजात शिशु है उसने इन लोगों को, अपने पिता को आवाज देके बोली थी कि रमेश, तू मुझे धोखे से यहां पर ले आया और मुझे यहां गंगा जी में फेंक दिया, तूने मेरे साथ धोखा करा है, लेकिन ये यकीन मान कि तू जब कभी यहां पर आएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो आया ही था तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश करने के लिए। और जिस समय वो बोल रहा था तो वो एक किसी बच्चे की आवाज नहीं थी, वो विभत्स आवाज थी किसी राक्षस की, किसी दानव की।
सोच लीजिए कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूं और मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं इस बात पर लौट करके कि आखिर हुआ क्या था। आपने सुना होगा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं, वो बोलते हैं कभी किसी चौराहे को क्रॉस नहीं करना, कभी किसी ऐसे पेड़ के नीचे से खुले बाल लेकर के नहीं निकलना। ऐसे ही किसी समय पे जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे वो किसी पेड़ से या किसी ऐसे चौराहे से निकली जहां पर लोग तंत्र की क्रियाओं को कर देते हैं, जहां जहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा होती है। उस प्रेगनेंसी के दौर में वो बाधा उस नवजात शिशु के अंदर किसी तरीके से जो है उसने प्रवेश लिया, क्योंकि ये अशुद्ध रही होंगी उस समय पर, और अशुद्धता के कारण जो है वो इवल स्पिरिट ने उस बच्चे की गर्भ पर अपना कंट्रोल कर लिया, उस महिला के गर्भ पर अपना कंट्रोल कर लिया, उस जीव पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो जब उसकी पैदाइश हुई, उसकी उत्पत्ति हुई, तो वो मनुष्य जीव नहीं था, वो मानव जीव नहीं था, वो अपने आप में एक स्पिरिट थी इविल। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी कभी अगर आपके बुजुर्ग कहते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसको मान जाइए, अंधविश्वास कह करके मत उसको जो है नकार दीजिए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहानी मुझे कैसे पता है। ये कहानी मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उसमें से दो ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिसमें से एक व्यक्ति आज भी जीवित है, जिसने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। वो कानपुर शहर के मीरपुर में ही, शायद मीरपुर करके एक क्षेत्र है, वहां पर रहते हैं, और हम लोग प्यार से उन्हें मुन्ना मामा कहते थे। वो मुस्लिम हैं और उनके एक बड़े भाई साहब थे। ये सब लोग कहीं ना कहीं कानपुर क्लब में रहा करते थे उस जमाने में, और कानपुर क्लब का जो क्षेत्र है वो मेरे दरअसल ननियाल का क्षेत्र है। तो मैं क्रिकेट मैचेस वगैरह वहां पर बहुत सारे खेलने जाया करता था। तो उसी दौरान मुझे ये कहानी पता चली। तो आज मैंने अपनी माँ से उस कहानी का जिक्र करा, तो मुझे मेरी माँ ने फिर से वही कहानी बताई। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर इस पर यकीन मानने को और कहीं आएंगे तो सोचिए कि ये लगता है कि ये कोई झूठी या फेक नैरेटिव वाली कहानी होगी, लेकिन यकीन जानिए मेरे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। ऐसी घटना इस कानपुर शहर में हुई है। तो अगली बार फिर कोई ऐसी कहानी जो सच हो, अब वो कैसी भी कहानी हो सकती है, वो हॉन्टेड हो सकती है, वो किसी गैंगस्टर पर बेस हो सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेरी स्टोरीज रियल हो, वो फेक ना हो, वो लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हो। तो ऐसी कहानियां अगर आप और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आई कहानी तो इसको शेयर भी करिएगा। मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ, मेरे पास में बहुत सारे एसेट्स नहीं है कि मैं बहुत सारा वीडियो कंटेंट क्रिएट करूँ, हाई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करूँ। तो मेरी आवाज़ ही है और मेरी सोच है जो मैं आप सब तक पहुँचा सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। अगली बार तक मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।